हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए जो 18 फरवरी को आप सभी का एग्जाम्स है मैथमेटिक्स का, चाहे आप प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में। ठीक है, दोनों छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ जो आप सभी के यहाँ पे एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप ही क्लास 10th के छात्र और इस 18 फरवरी को आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है, 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है, और 8 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 5 नंबर वाला रहेगा जिसमें आपको 4 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लघु और दीर्घ उत्तर मिला के सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो टोटल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको OMR उत्तर पत्रक पर जो गोला भरने वाला होगा उस पर आप लोग को यहाँ पे जवाब देना ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हैं क्लास 10th के और 18 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न हमारे कहा गया और ये सारे इंपॉर्टेंट है और लगातार यहाँ से आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते रहेंगे और हूबहू आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अंत तक सारे देखना, हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण जैसे ही आएगा तो इसका मतलब दो इसका हल होगा। इस इक्वेशन का कितने हल होंगे? दो हल। उसमें से पूछा गया है कि एक हल कौन सा होगा, वही हम लोग को बताना है। देखो इक्वेशन दिया गया है 2x² + x - 6 = 0। इसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं, या तो इसको फैक्टर करके गुणनखंड विधि से, या फिर जो भी ऑप्शंस में दिया गया है उसका मान रख के। ठीक है, तो ऑप्शंस पर अगर मान रखोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से ही कर सकते हैं। तो इसको देखो गुणनखंड विधि से करोगे तो यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, तो -12x² हो गया, और x को हम लोग को दो टर्म में लिखना है ताकि जोड़ और घटाव करके x के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके गुना करके -12x² आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4x - 3x। देखो इसको जोड़ के 4x में से 3x को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो ये आपको x के बराबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² के बराबर आ जाएगा। देखो 2x² हो गया, प्लस यहाँ पे 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, यहाँ से 2x अगर कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा x + 2, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। एक बार क्या करेंगे 2x - 3 को लेंगे और जो कॉमन है x + 2 इसको लेंगे बराबर 0। फिर बारी बारी से हम लोग दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो 2x - 3 = 0, और एक बार करेंगे x + 2 = 0। ठीक है, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से x = -2। देखो ऑप्शंस में क्या है, या तो -2 दिया रहेगा या फिर 3/2 दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3/2 दिया है, लेकिन x का मान -2 नहीं दिया है, इसका मतलब ये 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का द्विघात समीकरण का एक हल हो जाएगा। हालांकि अगर -2 भी दिया रहता तो आप लोग का -2 भी सही होता। ठीक है, क्योंकि दो हल होंगे द्विघात समीकरण के, और द्विघात समीकरण के मैक्सिमम कितने हल होते हैं? तो दो हल होते हैं। ठीक है, याद रखना, या दो शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम, महत्तम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा दिया गया है। ठीक है, तो इनका गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक सूत्र आप लोग को पता होनी चाहिए यहाँ पे कि दो संख्याओं का मौसा। ठीक है, देखो या तो दो संख्याओं का मौसा गुणे आपका लौसा। ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर हम लोग को आ जाता है। दोनों संख्या का गुणनफल, ये सूत्र है, आपको ध्यान में रखनी है कि या तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाएगा आप लोग को और एक लौसा दे दिया जाएगा तो आप मौसा निकाल सकते हो। अगर मौसा और लौसा दिया है तो दो संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चंस में एक मौसा दे दिया गया और लौसा दे दिया गया। ठीक है, और पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो ये 1250 जो इसका गुणनफल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणनफल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 का c के साथ हम लोग चलेंगे, 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? c। और ये फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए, मौसा गुणे लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? देखो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में हो। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिसका परफेक्ट रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे √16 है तो ये √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये 4 का है, तो 4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है √3/21, तो इसको जब कटाओगे तो ये √3/21 को 3 × 21, तो देखो
√1/√7, या फिर इसको लिख सकते हैं √1/7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा है 16/32, जब इसको कटाओगे तो 16 एक और ये दूना 16 दूना 32 हो जाता है, √1/2। ये भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर देखो 81 91, 81 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन √91 का नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। तो हम लोगों से पूछा क्या गया था? परिमेय। तो जब 3 अपरिमेय है तो चौथा क्या होगा? ये परिमेय हो जाएगी। अब ये कैसे परिमेय होगा? देखो यहाँ पे √49 का हम लोग जानते हैं 7 होता है, और √64 का क्या होता है? 8। तो 7/8 हम लोग इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में फॉर्मेट में। तो ये p/q के रूप में जैसे ही आएगा तो समझ लेना कि ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका हम लोग पूर्ण रूप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का क्या होगा? डी। तो ये परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ गए होंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आपको परिमेय या फिर अपरिमेय पूछा ही जाता है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि त्रिभुज ABC में कोण ए का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है। जिसमें BC का मान 13 सेंटीमीटर है, AB का मान 12 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मान, किसका मान पूछा गया? तो यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले में दिया गया है AC का मान बताना है। निम्नलिखित में से यहाँ जोड़ लो AC का मान क्या होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया, A B और C। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। नहीं, ए के बारे में बोला गया है कि ए जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे चलो ए लेते हैं, ये बी आपका, ये सी हो गया। ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया ए। बी सी का वैल्यू दिया गया 13, बी सी का वैल्यू क्या हो गया? 13, और ए बी का वैल्यू दिया गया है 12। तो हम लोगों से ए सी का वैल्यू पूछा गया, तो मतलब एक्स मान लेते हैं। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज हो गया तो ये समझ लेना कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जिस पे लंब हो, मतलब ये जैसे 90 डिग्री है ना ये, ठीक है, तो ये आपका लंब हो जाता है, और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तब हम लोग को कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, तो लंब हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला के बेस से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है। जब 2 मान दिया गया है तो तीसरा मान हम लोग निकाल सकते हैं। कर्ण का वैल्यू दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे। लंब हमको निकालना है तो एक्स माने हैं, तो एक्स का स्क्वायर। आधार दिया गया है क्वेश्चंस में, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर 144 हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं बच्चे, और 144 को इस साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा √25। तो ये हो जाएगा कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 5 हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू क्या हो गया? आपका लंब का मान 5 हो गया। ठीक है। और या फिर आप लोग जानते भी होंगे 5 12 और ये 13। ठीक है। 5 12 13 क्या होता है? ये त्रिकोणमितीय त्रिक होते हैं बच्चे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 4 और 5 होता है, 7 24 और 25 होता है। इसी तरीके से आपको कुछ समकोणीय त्रिक होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है कि समांतर श्रेणी को दिया गया है, इसका प्रथम धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखो प्रथम धनात्मक पद पूछा गया है, हालांकि आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, छोटा सा टर्म है, छोटा सा श्रेणी है, तो आप इसको लिख के भी निकाल सकते हो या फिर आप फार्मूला के बेस से भी निकाल सकते हो। चलिए दोनों विधि से हम लोग बताते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया कि -11 -8 -5 कितना का अंतर है? देखो डिफरेंस कितना का है, तो दूसरा में से क्या हम लोग घटाते हैं? A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है? -8, फिर हो जाएगा -11, हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 11, तो हो जाएगा 3। कितना का? 3 का डिफरेंस है। इसका D जो है, D जो आ गया कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 जो है आपको जोड़ते चलेंगे। तो देखो -8 से +3, यहाँ पे माइनस आ गया, -5 आ गया। -5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर -2 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अब बोला गया हम लोग कि प्रथम धनात्मक पद इसमें से कौन सा होगा? देखो -2 तो ऋणात्मक पद है, लेकिन पहला जो धनात्मक पद आया हम लोग का तो वो 1 आया, तो इसलिए यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। ठीक है।
ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा ए के साथ यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा श्रेणी था इसलिए यहाँ पे प्रथम धनात्मक पद आप लोगों से पूछा गया था, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक और पूछा जाता है कि प्रथम जो है यहाँ पे जीरो टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, तो उसके बेस से भी आप लोग निकाल सकते हो। फार्मूला जो आपको पता होगा, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पे आप लोगों को निकाल लेनी है, ठीक है। Tn के जगह पे आप लोग को 0 रखना है, a के जगह पे -11, फिर प्लस आपको n का वैल्यू तो निकालनी है और यहाँ पे 3, इसके बेस से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। कहा गया है कि किसी बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए काफ़ी ये सिंपल प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा चुका था। ये प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार, ठीक है। देखो कहा गया कि कोई बिंदु P है, ठीक है, ये x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, और मूल बिंदु से उसका गुजर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे P मान लेते हैं, ये P है जिसका निर्देशांक x, y है, ठीक है। और ये जो रेखा है ना इसका बिंदु, ये मूल बिंदु से होकर गुजरा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो दूरी होगा मूल बिंदु से वो क्या होगा, मतलब ये मान लेते हैं ये O है, तो O से P की दूरी क्या होगा, OP की दूरी क्या होगी, ठीक है। यही हम लोगों से पूछा गया। तो देखो इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है मूल बिंदु का। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या होता है दूरी सूत्र से, जब किसी दो पॉइंट का हम लोग निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर में होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग देखो x2 में से अगर 0 को घटाएंगे तो x ही आएगा, क्योंकि 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर। फिर आपको y में से 0 तो y ही आएगा, क्योंकि 0 घटाने से या फिर जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जब भी आप लोगों को मूल बिंदु से पूछा जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में डाल के आंसर आप लोग को लगा देना है। तो 6 का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग को कोई बिंदु दे दिया जाएगा जिसका निर्देशांक दे दिया जाएगा कुछ, और बोला जाएगा मूल बिंदु से दूरी बताने के लिए, तो मूल बिंदु से दूरी जैसी बताओगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो निर्देशांक दिया रहेगा ना उसको रूट अंडर में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो होता है ना, गुरुत्व केंद्र जो सेंट्रॉइड बोलते हैं या फिर केंद्रक बोलते हैं हम लोग, उसकी माध्यिका को निम्न में से किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। देखो ये मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है आपका, ये ए बी और सी, इसका माध्यिका का मतलब होता है बीच, उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका और ये आपका हो गया इसी तरीके से, ठीक है। या मतलब डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये जो होता है ना ये आपका ये होता है जी, क्या होता है बच्चे, ये जी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये जी होता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ए जी जो होता है, ये ए जी अनुपात जी डी, ठीक है, ए जी अनुपात जी डी, ये किस रेशियो में इसको जो है विभाजित करता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, 2:1 में विभाजित करती है, ठीक है। ए जी का वैल्यू 2 हो जाता है और जी डी का वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरीके से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसी तरीके से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब बच्चे कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसकी माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये 2:1 में विभाजित करती है, ठीक है। याद होनी चाहिए, 7 का बी आपको सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो मान आपको याद होनी चाहिए कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का वो होता है √3/2, तो उसी का उल्टा होता है कोसेक 60। क्या होता है, कोसेक 60। तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगर कॉस 60 का बोला जाता तो कॉस 60 का होता है साइन 30 के बराबर, जो 1/2 के बराबर हो जाएगा। और सेक 30 का जो वैल्यू होता है सेक 60 का, तो उसी का उल्टा कर दो तो ये 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए आप लोगों को मान। अगला देखते हैं 9 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्या प्रश्न है हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। सिंपल है बच्चे, आपको 3 तरह से आप लोगों को फार्मूला याद करवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होती है। उसी तरीके से एक और मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसी तरीके से आपको एक और चीज़ बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला बहुत ही काम का है। ये 3 फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिखवाया था कई बार वीडियोज में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। देखो यही तो मान पूछा गया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हो सकता है आप लोग को एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ये भी पूछा जा सकता है कि 1 और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने देगा इस साइड और ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर चल जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला आप लोगों को ये भी याद होनी चाहिए। अगला है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, ये कोई वृत्त है, ठीक है। ये क्या है? आपका कोई वृत्त है और मान लेते हैं ये कोई त्रिज्या है इसका, ठीक है, आर। तो इसका जो परिधि होता है बच्चे, परिधि याद रखना है, परिधि ये होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। और क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा, क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये सूत्र होता है इसका निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे? ये पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और ये वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है ना। अगला है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा? देखिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? मतलब कोई वृत्त है इसमें, ठीक है, और जिसमें चारों भुजा इसके परिधि पे हो, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पे यहाँ पे परिधि पे हो, तो ये ए बी सी और डी, ये क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज कहलाया, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 104 कोण है ना, तो 2 कोण मिला के आपको देखो कोण ए प्लस कोण सी जो होता है वो 180 होती है। उसी तरीके से कोण बी प्लस कोण डी जो होता है वो आपका 180 होता है। तो पूछा गया है कि चारों कोणों का योग, तो चलो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180 हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम लोग याद रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉट 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? देखो कॉट 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है, जो आपको 1030 के बराबर होता है मान। 1030 का वैल्यू भी क्या होता है? √3, 1/√3। अगर 1060 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये √3 होता है, जो कॉट 30 के बराबर होता है, मतलब उल्टा होता है 10 का कॉट में, ठीक है। 1060 कॉट 30, अगर कॉट 60 तो 1030, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया था कॉट 60, तो ये हो जाएगा 1/√3, यही इसका मान सही हो जाएगी। पूछा जा चुका है ये सारे प्रश्न, ठीक है। अगला देखते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना किसी भी निश्चित घटना की, वो 1 के बराबर होती है। अगर आप लोगों को पता है कि कोई भी घटना जो निश्चित होने वाली है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और मैक्सिमम जो प्रायिकता होती है किसी भी घटना की वो 1 के बराबर ही होती है, ठीक है। न 0 और 1 के बराबर बीच में होती है, न 0 से छोटा होता है न 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, न 1 से बड़ा होगा और न ही 0 से छोटा होगा, ठीक है। किसी भी प्रायिकता का मान निगेटिव में नहीं हुई और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हम लोग क्या बोलेंगे? 1 के बराबर। और ये होता है अनिश्चित घटना की प्रायिकता, क्या होता है? अनिश्चित। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर होता है? देखो इसको याद रखना है आप लोगों को, 6 चीज़ होता है यहाँ से। साइन 90 माइनस ए, तो ये होता है कॉस ए के बराबर। कॉस 90 माइनस ए, तो ये होता है आपका साइन ए के बराबर। उस तरीके से टेन 90 माइनस ए जो होगा
हो जाएगा आपका कॉट ए के बराबर। उसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए, ये हो जाएगा आपका 10 ए के बराबर। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, सारे प्रश्न आपको पूछा जाता रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ना साइन 90 माइनस ए पूछा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग याद रहेगा तो कॉस ए के बराबर यहाँ पे लिख सकते हो आंसर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस ए जो होगा वो आपको सेक ए के बराबर हो जाएगा, और सेक 90 माइनस जो ए होगा वो आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक ए के बराबर। ठीक है, ये 6 चीज़ जो है आपको बड़े काम की चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा, ए बच्चे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा वो क्या होगा। प्रथम बोला गया है, ठीक है, और सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, उसी तरीके से 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। लेकिन बोला गया है उसमें भी सम होनी चाहिए, जिसमें 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या बच्चे, तो मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यही तो है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या। और माध्य बोला गया है, तो माध्य जो होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और टोटल संख्या कितना है, 5 है, तो ये 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 8 18 6 24, 24 4 28 2 30, अब बट्टा में 5, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, इसका माध्य जो हो जाएगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 1/3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ से 2 टर्म आप लोगों को 2 चीज़ सीखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा क्वेश्चंस में, क्या दिया जाएगा, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो 2 चीज़ पूछा जा सकता है, या तो आप लोग को परिधि का अनुपात पूछा जाएगा, परिधि का अनुपात, या फिर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात मतलब दोनों त्रिज्याओं की, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाएगा, तो आपको परिधि का अनुपात पूछा जा सकता है, या फिर क्षेत्रफल का अनुपात। जब परिधि का अनुपात पूछा जाएगा बच्चे, तो ये आपको 1/3 जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आंसर हो जाएगा परिधि के अनुपात में। ठीक है, ध्यान रखना है, त्रिज्या का जो अनुपात दिया जाएगा वही अनुपात हो जाएगा परिधि के अनुपात का। और क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी त्रिज्या का अनुपात दिया जा रहा है ना, उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात का स्क्वायर, त्रिज्या के अनुपात का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ से 1/3 था ना, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो ध्यान में रखनी है यहाँ पे आप लोग को कि जब 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो परिधि का अनुपात सेम हो जाएगा जो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, बस आपको आंसर आ जाएगा। ये क्यों होता है आप लोगों को, यहाँ पे सूत्र जो होता है इसका 2πr1 होता है, पहला वृत्त का, और दूसरा का होगा 2πr2। तो देखो 2π कॉमन है तो दोनों कट जाता है, इसलिए r1/r2 जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही वृत्त के परिधि का अनुपात भी हो जाता है। उसी तरीके से क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होता है, πr1 का स्क्वायर होता है, πr2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पाई से पाई चला गया, ये सूत्र होता है ना किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है, πr²। लेकिन यहाँ पे 2 वृत्त है तो इसलिए हम लोग पहला का त्रिज्या r1 मान लिया, दूसरा का त्रिज्या r2 मान लिया। ठीक है, तो इसलिए πr1² बटा में πr2², तो पाई से पाई चला गया, तो r1 बटा में r2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया जाता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो त्रिज्या के अनुपात को वर्ग कर देना है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे 1:9 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चे, कहा गया है कि यदि सूर्य का उन्नति कोण का मतलब होता है उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं बच्चे, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, बोला गया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, 30-60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण जो जमीन से लगा होता है ना, भूतल से, ठीक है, क्षैतिज से, उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं।
तब 30 मीटर लंबी छाया बनती है। तो देखो जब 60 डिग्री कोण होती है ना, ओनियन कोण, तब 30 मीटर लंबी छाया बनती है। तो 30 मीटर लंबी छाया, तो ये छाया हो गया। पूछा गया है उसके बाद कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये हो गया। तो मान लेते ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को पता करना, और ये हमेशा 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री। तो देखो ये 60 डिग्री जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें हम लोग को रिलेशन खोजना है। ये हम लोग जानते हैं कि 10 का जो रिलेशन होता है, 10 60 का मान, वो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी, इसलिए हम लोग यहाँ से मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो 10 60 का वैल्यू हम लोग को पता है √3 के बराबर होता है। ए बी का वैल्यू निकालनी है और बी सी का वैल्यू दिया गया है 30 मीटर। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30√3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 30√3, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको जो डी में है यही इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, ठीक है। ये पूछा जाता है प्रश्न, आपको ध्यान में रखनी है किस तरीके से आपको निकालना है। अगला देखते हैं कि एक अर्धगोले का आयतन दिया गया है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप आसानी से बना सकते हो कि अर्धगोले का आयतन दिया गया है बच्चे, ठीक है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, सबसे पहले तो ये फार्मूला आप लोग को पता होनी चाहिए कि अर्धगोले का आयतन होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। फुल गोले का मतलब संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 19,404 इसका आयतन, लेकिन हम लोग को निकालना है यहाँ से त्रिज्या, ताकि हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सके। तो यहाँ से हम लोग 2/3 पाई का वैल्यू यहाँ से 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू निकालनी था, आर का क्यूब रखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कटाएंगे बच्चे। देखो अगर हम लोग 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, 11 से काटते हैं इसको तो 11 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 7 77, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपको? 4 3 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। तो 11 6 66 और 4 बचेगा, तो 11 4 44। तो ये 11 से काटते हैं तो 1764 बार में कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से काटते हैं तो देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर आपको यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 6 आ गया, तो 4 चौके 16, फिर 4 1 4, मतलब 441 बार में 4 से कट जाएगा। यहाँ से देखो 441 को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा 441 गुने हो जाएगा 7 तेरी 21 बराबर आर क्यू। तो हम लोग बच्चे जानते हैं कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 के बराबर होता है। तो 21 गुने 21 गुने 21, देखो 3 बार 21 आ गया, तो आर क्यू को अगर हम लोग हटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू 21। क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू 21। तो हम लोग त्रिज्या का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर का वैल्यू 21 गुने 21, तो यहाँ से 7 3 21, तो हो जाएगा 22 तिया 66 और 21 तिया 63। इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से देखो 21 तिया 63 हो जाएगा, और गुन्ने यहाँ पे 22 दूनी 44, ठीक है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 44 को, तो देखो 4 तिया 12 6 चौके 24 1 25, 4 तिया 12 6 चौके 24 1 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 5 2 7 5 2 7 2, तो हो जाएगा 2772। क्या हो जाएगा बच्चे? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था बच्चे। यहाँ पे आपको 2 फार्मूला का यूज हुआ, एक तो आयतन का और एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर। कहा गया कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है और केंद्र से P की दूरी इतनी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ से एक क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। यहाँ से आपको P से, मान लेते हैं ये P है कोई बिंदु, इससे क्या कहा किया गया है ना, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है यहाँ पे खींचा जो गया है,
एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, मानते हैं कोई आपका स्पर्श रेखा यहाँ से, और ये मान लेते हैं कि कोई का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है O, और ये P है कोई बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से आप एक रेखा खींचा गया है और यहाँ से आपको इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो P से मान लेते ये A है और ये आपको O है, ये क्या है, O है। ठीक है ना। अब बोला गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा तो यही होती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। और हमेशा याद रखना कि स्पर्श रेखा जो और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है, 90 डिग्री। और इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण की दूरी मतलब दिया गया है मान, केंद्र से P की दूरी ये 25 दिया गया है। तो अब त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ओ ए का जो मान निकालेंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस से 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ ए बराबर रूट अंडर में 625 में से 576 को घटाएंगे तो ये 49 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ओ ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो यही तो त्रिज्या था, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज पे आ गया, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे कितनी डिग्री की कोण बनाता है, तो 90 डिग्री की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि -3,3 किस पाद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। देखो इसको समझ लो, ये होता है आपका x और ये होता है आपका y। ठीक है, इसमें दोनों पॉजिटिव होती है, इसमें आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, इसमें आपको दोनों नेगेटिव होती है, इसमें आपको एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। अब देखो -3,3 दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो किस पाद में है, ये थर्ड में, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे तृतीय पाद में, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो 20 का सही उत्तर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इससे आपको 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, आपको 2 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अगला है कि एक द्विघात समीकरण का जो घात होगा कितना होगा। देखो द्विघात, आपको पहला ही क्वेश्चन था, इसमें बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मैक्सिमम घात होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, याद रख लेना है। एक घात या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक, इसका होता है 1। ठीक है, द्विघात, जब द्विघात बोला जाएगा तो इसका होता है 2, जब त्रिघात बोला जाएगा ना बच्चे, त्रिघात, तो इसका होता है आपका 3। ठीक है, आप लोग के बुक में तीन ही घात तक दिया गया है, या फिर आप लोग चतुर्थ घात भी बोल सकते हो। चतुर्थ घात रहेगा तो आपको 4 रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, मैक्सिमम पावर आप लोग को बताना है कि मैक्सिमम घात जो होगा कितना होगा। अगला देखते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि साइन थीटा जो होता है वो कब बराबर होता है कॉस थीटा के, तो होता है 45 डिग्री के बराबर। कितना होता है, 45, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है, इक्वल होता है किसके बराबर, तो 1/√2 के बराबर। और कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता है 45 डिग्री के अलावा। ठीक है, क्योंकि अगर साइन 30 रखोगे तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है आपको √3/2। देखो ये बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही मान है साइन और कॉस में जो 45 डिग्री पे इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टेन जो होता है, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा कब बराबर होता है, तो ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा भी एक ही समय बराबर होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे दोनों जो है बराबर होता है, साइन और कॉस, टेन और कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। देखिए यहाँ पे चारों कोणों का योग नहीं पूछा गया है, इसलिए 360 डिग्री नहीं होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे 360 डिग्री लगा के आंसर करेंगे, जो गलत हो जाएगी। हम लोगों से पूछा गया कि सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, तो सम्मुख कोणों का योग मानते हैं कि आपका क्या था, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कहाँ होता है, तो किसी भी वृत्त में होता है चक्रीय चतुर्भुज, जो वृत्त के परिधि पर उसका पॉइंट होता है, बिंदु होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया बच्चे। बोला गया सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण क्या होता है, ये कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी, ये दोनों का मान जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और कोण बी प्लस कोण डी, मतलब ये कोण जो है आपस में इसके
मतलब दोनों कोणों का योग होगा, बराबर नहीं होगा, दोनों कोणों का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 180 होगा। तो इसी को हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं बच्चे, कि क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। या तो कोण ए और कोण सी, या फिर कोण बी और कोण डी। तो सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 23 का क्या होगा बच्चे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर चारों कोणों का योग पूछता तब आपको 360 डिग्री लगाते, लेकिन पूछा गया है ओनली सम्मुख कोणों का योग। क्या बोला गया है, सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि बिंदु -5 और -4 किस चतुर्थांश में। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि जब दोनों निगेटिव हो तो ये तृतीय पाद में होगा। क्या होगा बच्चे, तृतीय पाद में। ठीक है, जब आपको दोनों पॉजिटिव हो तो ये आपका प्रथम पाद में, जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, और चतुर्थ में क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, हमेशा याद रखना कि प्लस प्लस बोल रहे हैं तो इसका मतलब पहले एक्स उसके बाद वाई। ठीक है ना, पहले हम लोग एक्स निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद वाई निर्देशांक लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन 59 बट्टा में कॉस 31 का मान क्या होगा। देखो इसका तो मान हो जाएगा 1 के बराबर। अब कैसे होगा 1, इसको हम लोग समझते हैं। साइन 59 अब बट्टा में हो जाएगा कॉस 31, है ना। हम लोग जब दोनों का वैल्यू देखो 59 + 31, इस दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री जोड़ के आ रहा है तो समझ लेना कि इसका मान जो होगा 1 के बराबर होगा। अब देखो साइन 59 को हम लोग रहने देते हैं, कॉस को हम लोग बदल देते थे। कॉस 90 में से कितना घटाएंगे ताकि ये 31 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 90 में से अगर हम लोग 31 को 59 को घटाएंगे तो ये 31 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 59, अब बट्टा में हो जाएगा कॉस, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो साइन थीटा किसके बराबर, तो थीटा के जगह पे क्या आती है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना है 59, तो ये हो जाएगा साइन 59 के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, जो इक्वल है तो इसलिए 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब साइन और कॉस में दोनों थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री की इक्वल अगर हो जाता है जोड़ के, तो याद रखना उसका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन जो किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए 18 फरवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो वीडियो को सारे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।